हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यूर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक नया चैप्टर। ये सीरीज बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के लिए बनाई जा रही है। अगर आप सेमेस्टर 6 में हो तो आपका जो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ जो एग्जाम आने वाले हैं भाई, उनके लिए सीरीज बनाई जा रही है। आज हम करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैप्टर नंबर 6। हमारा चैप्टर का नाम है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। इस चैप्टर के जो प्रीवियस चैप्टर हैं, यानी कि इस चैप्टर से जो भी प्रीवियस चैप्टर हैं, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो भाई डिस्क्रिप्शन में ना सारे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन से एक एक करके सारे चैप्टर देख लेना, इससे पहले के 5 चैप्टर। और अगर किसी भी बच्चे को इस सब्जेक्ट के नोट्स बाय करने हो तो नोट्स के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर कहाँ पे है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, और साथ ही साथ बोर्ड पर ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो नोट्स के लिए। अगर आपको नोट्स बाय करने हैं तो आप वहां से परचेज कर सकते हो। मिनिमम प्राइस 150 रुपीज रखा गया है, बाकी 130 के अराउंड आपको मिल जाते हैं अगर आप लेना चाहो तो। और अगर किसी को भी वीडियो लेक्चर से ही नोट्स बनाने, जैसे खुद से अगर आप बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, खुद से बनाओ तो प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर आज का हमारा 6, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 दोनों देखना पड़ेगा, तब ये चैप्टर जाके आपको समझ आएगा। वो इसलिए ये चैप्टर बेस्ड ही 4 और 5 के ऊपर है। 4 और 5 चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से बिग स्कैंडल्स हुए थे कॉर्पोरेट गवर्नमेंट से। जब कॉर्पोरेट में बहुत सारे स्कैंडल्स होने लगे थे 1990s में, तब जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ा सा अवेयर हुई और गवर्नमेंट ने बोला कि हमें कुछ कमेटी, पॉलिसीज और नए रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए जिससे कि आगे चलकर ये दोबारा दोहराई ना हो सके। कॉर्पोरेट गवर्नमेंट में ये जो स्कैंडल्स वगैरह हो रहे हैं, स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं, ये दोबारा ना हो सके। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बनाए, कुछ रूल्स बनाए थे जो हमने चैप्टर 5 में भी पढ़ा था। अब चैप्टर 6 थोड़ा एडवांस आ गया उससे। अब चैप्टर 6 में आगे और क्या रूल्स बने हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो रूल है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कुमार मंगलम बिरला कमेटी रिपोर्ट। इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने क्या करा था, एक रूल बनाया था, एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था कुमार मंगलम बिरला कमेटी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट 1999 के अंदर बनाई गई थी। इस रिपोर्ट को बनाने का सिर्फ मोटिव क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। इस रिपोर्ट को बनाने का, इस कमेटी को बनाने का मोटिव यही था कि गवर्नमेंट जो है कॉर्पोरेट को कुछ ऐसे रूल्स रिकमेंड करने वाली थी जिसको वो वर्क करे, जिस पर वो वर्क करे, अपनी कंपनीज में उनको पॉलिसीज रेगुलेशंस को लागू करे, ताकि वो अपनी कंपनी के अंदर वो पॉलिसी, वो रेगुलेशन का इम्प्लीमेंट करके अच्छे तरीके से कर सके और चला सके अपनी कंपनीज को। और इससे क्या होगा, इन रूल्स को फॉलो करने से आपके जो कंपनी में बिग स्कैंडल्स होते थे पुराने टाइम पर, वो स्कैंडल्स जो है वो अब रुक जाएंगे। तभी गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज, ये कमेटीज को बनाया। तो पहली कमेटी है कुमार मंगलम बिरला कमेटी। इस कमेटी का उद्घाटन, या बोल सकते हो इस कमेटी का जन्म कब हुआ था वो हम पढ़ते हैं। कह रहा द कमेटी अप्रूव्ड बाय सेबी। ये कमेटी अप्रूव्ड बाय है सेबी से, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से। ठीक है, कह रहा इन दिसंबर 2000 ये कमेटी 1999 के अंदर इसका प्रस्ताव रखा गया था सेबी के अंदर कि ऐसी एक कमेटी बनानी चाहिए। इस कमेटी को अप्रूवल सेबी ने कब किया था, 2000 में, यानी कि 1 साल बाद कमेटी को अप्रूवल कर दिया गया था। ये हाँ, इसके रूल्स और इसके बताई गई रिकमेंडेशन कंपनी में लागू हो जाएगी तो कंपनी में आगे होने वाले जैसे दुर्घटना अवस्था या फिर जो भी स्कैंडल्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो इसको कब लागू किया, 2000 में। किसके द्वारा, सेबी के द्वारा अप्रूव किया। कह रहा है इस कमेटी को जो सेबी ने अप्रूव किया था, तो सेबी के चेयरपर्सन उस समय थे जो वो थे श्री कुमार मंगलम बिरला। तो श्री कुमार मंगलम बिरला ने, जो कि चेयरपर्सन थे सेबी के, अपने मेंबर थे, ठीक है, तो उन्होंने इसको अप्रूव्ड करा। उन्होंने बोला कि हाँ ये कमेटी ठीक लग रही है, इसको आप इंप्लीमेंट कर दीजिए अपनी कंपनीज वगैरह में। और इसकी रिकमेंडेशन को आज तक फॉलो किया जाता है। बहुत ही पॉपुलर कमेटी है हमारी मंगलम बिरला कमेटी। कह रहा है कि मेंबर्स ऑफ सेबी, ये मेंबर थे सेबी के, कौन, श्री कुमार मंगलम बिरला, जो चेयरपर्सन भी थे और मेंबर भी थे सेबी के, जिन्होंने इस कमेटी को अप्रूव करने का प्रस्ताव दिया। आगे लिखते हैं उसके बाद, टू प्रमोट द स्टैंडर्ड्स ऑफ सीजी। ये किस लिए बनाई गई कमेटी, बेसिकली स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करने के लिए। यानी कि आप अपने कोई भी रिपोर्ट बनाते हो कमेटी के अंदर, या कोई भी अकाउंट्स बनाते हो, मेंटेन करते हो, तो अकाउंट्स रिलायबल होने चाहिए, अकाउंट्स ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, उसमें कोई भी
एथिकल इश्यूज नहीं होने चाहिए, कोई भी ऐसी अनट्रांसपेरेंसी वाली चीज नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट्स आप जो भी बना रहे हो उसमें फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड्स को हाई करने के लिए, एक अच्छी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बनाने के लिए इस कमेटी को बनाया गया। समझ आई? आगे लिखा है इस कमेटी के अंदर इसके कुछ मैंडेटरी रिकमेंडेशन है जो कि हाईली रिकमेंडेड किए जाते हैं हर एक कंपनी के लिए। वो कौन से हैं, चलिए वो जानते हैं। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन है मैंडेटरी रिकमेंडेशन का पहला पॉइंट ए, जिसके अंदर आता है बोर्ड कंपोजिशन। बोर्ड कंपोजिशन का मतलब क्या होता है समझते हैं। कह रहा है एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। ऑप्टिमम होता है बहुत दुरुस्त, बहुत अच्छा। एक ऑप्टिमम, एक सुझाव वाला अच्छा सा प्यारा सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कॉम्बिनेशन यानी कि संयोग, दो वस्तुओं का, दो चीज का संयोग है, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, किसका कॉम्बिनेशन बोला है, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का, विद एट लीस्ट 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जिसके अंदर 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ये एक कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया। क्या बोला कि बोर्ड कंपोजिशन में आपको 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और 50% होने चाहिए आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है एक कंपनी को रन करने के लिए। ठीक है, ये हर कंपनी पर लागू होती है बातें, क्योंकि बिरला कमेटी ने जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाई है वो सारी कंपनी को ध्यान में रखते हुए बनाई है। दूसरा रूल इन्होंने बताया कि ऑडिट कमेटी, कह रहा है इस्टेब्लिश ए क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी। कह रहा है आपको एक इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी क्वालिफाइड, यानी कि एक अच्छी, दुरुस्त, बहुत दिमागदार, ऐसे कह रहा है क्वालिफाइड और इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी आपको एक बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी है, कह रहा है विद एट लीस्ट 3 मेंबर्स, जिसमें एट लीस्ट कम से कम 3 मेंबर तो होने चाहिए। ऑडिट कमेटी में कम से कम कितने मेंबर्स बोले हैं, 3 मेंबर्स तो बोले हैं। ठीक है भाई, 3 मेंबर्स होने चाहिए। 1 मिनट। हाँ, तो उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ये लिखा है वन ऑफ होम, कह रहा है उसमें से एक शुड हैव फाइनेंशियल और अकाउंटिंग नॉलेज। कह रहा है वो जो 3 ऑडिट मेंबर बोले हैं उसमें से किसी एक को फाइनेंशियल नॉलेज या अकाउंटिंग नॉलेज होना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, जरूरी है। अगर नहीं है किसी को भी तो हम उसको एज अ ऑडिट मेंबर नहीं कंसिडर करेंगे। कह रहा है द ऑडिट कमेटी शुड मीट एट लीस्ट 3 times a year। कह रहा है कि एक ऑडिट कमेटी जो है साल में कम से कम 3 मीटिंग जरूर करेगी, यानी कि कम से कम 4-4 महीने के दौरान, जैसे 4 महीने हुए 1 मीटिंग कर लो, 4 महीने हुए 1 मीटिंग, फिर 4 महीने हुए 1 मीटिंग, यानी साल में कम से कम एटलीस्ट 3 मीटिंग होगी। ज्यादा से ज्यादा 4-5 हो सकती है, बट कम से कम 3 मीटिंग तो जरूरी होनी चाहिए ऑडिट के अंदर। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट, बोर्ड मीटिंग। कह रहा है बोर्ड मीटिंग शुड 4 मीटिंग एनुअली। कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग्स होती हैं, जैसे AGM वगैरह जो मीटिंग होती है, वो साल के अंदर कम से कम 4 होनी चाहिए, यानी कि हर एक क्वार्टर पे 1 मीटिंग। हर एक क्वार्टर खत्म हुआ तब 1 मीटिंग, यानी 3-3 महीने का पीरियड खत्म होगा तब आपको 1 मीटिंग जरूर करनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए। साल के अंदर 4 मीटिंग एटलीस्ट कम से कम होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, और ऑडिट वालों के लिए 3 मीटिंग एनुअल कंपलसरी है। ठीक है, कह रहा है विद ए मैक्सिमम गैप ऑफ 4 months बिटवीन मीटिंग। कह रहा है एक मीटिंग के बीच में 4 महीने का गैप कम से कम तो होना ही चाहिए। तो 4-4 महीने की अगर मीटिंग होगी तो कम से कम साल में, ये मान लो 1 मिनट, 4 मीटिंग होनी चाहिए। तो एटलीस्ट यहाँ पर गलती से 4 आ गया, 3 months का, 3 months का गैप जो है होना चाहिए। 3-3 months के बाद मीटिंग होगी तो आपका 3-3 मंथ, 3 चौक 12, तो यानी कि 12 महीने में 4 मीटिंग आप कर लोगे। ठीक है, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता है। फिर आता है डायरेक्टरशिप। कह रहा है डायरेक्टरशिप की लिमिट्स क्या क्या तय करी गई हैं। तो पहले लिखा है नो डायरेक्टर शुड बी ए मेंबर ऑफ मोर देन 10 बोर्ड कमिटीज। कह रहा है एक डायरेक्टर तभी डायरेक्टर माना जाएगा जब वो कम से कम 10 बोर्ड मेंबर मीटिंग से ज्यादा का डायरेक्टर ना हो। जितनी भी 10 मीटिंग्स हैं या 10 कमेटीज हैं बोर्ड मेंबर की, ठीक है, तो वो 10 से 11 नहीं हो सकती। अगर वो 10 तक के अंदर आता है तब वो बोर्ड मेंबर माना जाएगा। अगर 10 से 11 चला जाता है तब वो हमारी बोर्ड मेंबर कमेटी का मेंबर नहीं माना जाएगा, डायरेक्टर। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि एज अ चेयरमैन ऑफ मोर देन 5 कमेटी, और उसमें से भी वो कम से कम 5 कमेटी, मोर देन 5 कमेटी, यानी कि 5 कमेटी से ज्यादा में चेयरमैन के तौर पे एज अ चेयरमैन काम कर रहा होगा, तब उसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरशिप मानेंगे, तब उसको वो पद देंगे या पोजीशन उसको ऑफर करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है डिस्क्लोजर। कह रहा है मैंडेटरी डिस्क्लोजर रिगार्डिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशंस
रिलेटिंग पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड सेगमेंट रिपोर्ट। और डिस्क्लोजर में बताया गया कि जो कंपनी है, हर एक कंपनी क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करेगी। उसमें पहली चीज है सेगमेंट रिपोर्ट। कंपनी की सेगमेंट रिपोर्ट जो होगी वो एनुअली तौर पे या क्वार्टरली तौर पर डिस्क्लोज करी जाएगी, बताई जाएगी। किसको? अपने जो एजीएम होगी, जो मीटिंग होगी उसमें बाकी सारे मेंबर्स को। उसके बाद लिखा है कि डायरेक्टर रेम्युनरेशन रिपोर्ट, ये आपको शो करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी क्वार्टरली। उसके बाद रिलेटिंग पार्टी ट्रांजैक्शन की जो डिटेल्स हैं उसको भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है पॉइंट एफ, कह रहा है ट्रांसपेरेंसी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो बिरला कमेटी है, इन्होंने साफ साफ बोला कि हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई स्कैंडल नहीं चाहिए जैसे पहले हुए थे, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। यानी कि हमें पूरा ये चेक करना है एक्चुअल में जो डेटा दिखाया गया है वो रिलेवेंट और ट्रू और फेयर बेसिस पे होना चाहिए। तो बोला गया कि कंपनी जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश करेगी साइट पर। कहाँ पे? साइट पे, यानी कि वेबसाइट्स जो होती है अपनी, वहां पर वो क्वार्टरली अपने जो भी क्वार्टरली टाइम है 3 महीने 4 महीने, उसके हिसाब से बेसिस पे एक अपना डेटा पब्लिश करेगी, वो भी साइट के ऊपर। वहां पे वो डिस्क्लोज करेगी जितनी भी इंफॉर्मेशन है शेयर होल्डर्स को, सारी की सारी। किसकी इंफॉर्मेशन? टू देयर इन्वेस्टर्स की। अपने इन्वेस्टर्स से रिलेटेड जो भी डिसीजन है, जो भी डेटा है, वो सारा साइट पर एक क्वार्टरली टाइम पीरियड में पब्लिश किया जाएगा। अगला पॉइंट आता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। कह रहा है यहाँ पर आपको कुछ पॉलिसीज इस्टेब्लिश करने को बोली गई हैं रिलेटेड पार्टी से लेकर। जो भी आपकी रिलेटेड पार्टी है आपको उससे पॉलिसी रिलेट करके एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। फिर लिखा है कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ पर आपको एक समन्वय बनाना है। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि एक समन्वय यानी तालमेल बनाना है, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है, मतलब कि एक लिंक बनाना है। किसके बीच में? कह रहा है इस्टेब्लिश करना COC यानी कोड ऑफ कंडक्ट बिटवीन डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट। इसके बीच में एक डायरेक्टर और एक सीनियर मैनेजमेंट के बीच में आपको कोड ऑफ कंडक्ट यानी एक लिंक बनाना है, एक बंधन सा बनाना है, एक रिलेशन बनाना है, हेल्दी रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंडेटरी बताए गए बिरला एक्ट के अंदर, बिरला कमेटी के अंदर 1999 में। ये सारे एक्ट अगर आप रखते हो एक कंपनी में, एक कॉर्पोरेट में, तब आपकी कॉर्पोरेट जो है अच्छे से वर्क कर सकेगी। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं जो आपकी बुक का है। अगला पॉइंट आता है नारायण मूर्ति कमेटी। ये आपकी बुक का नेक्स्ट टॉपिक है। नारायण मूर्ति कमेटी भी बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्रचलित कमेटी है जो कि बनाई गई है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी सेबी द्वारा ही बनाई गई है। और इस कमेटी के अंदर भी वही सारे प्रस्ताव रखे गए कि कौन कौन से मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी रिकमेंडेशन बताए जाएंगे जो कंपनी को यूजफुल रहेंगे, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आज तक आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो कह रहा है एक सेबी कमेटी ने इंस्टीट्यूट किया था। कह रहा है ये सेबी के द्वारा बनाई गई कमेटी है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया था चेयरमैनशिप के अंडर। कह रहा है इनके चेयरमैन थे NR नारायण मूर्ति। NR नारायण मूर्ति वही है जो इन्फोसिस के आज के टाइम पर इन्फोसिस के चीफ मेंबर है, या बोल सकते हो चेयरमैन है या चीफ मेंटोर है इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के। इन्फोसिस एक कंपनी है, ठीक है, और इन्फोसिस कंपनी के जो चेयरमैन है यानी कि मेंटोर जिसे बोला जाता है वो है NR मूर्ति। और उन्हीं के कहने पे, उन्हीं के बिहाफ पर सेबी ने जो है एक कंस्टिट्यूट करी थी एक कमेटी जिसका नाम है नारायण मूर्ति कमेटी। कह रहा है दिस कमेटी फोकस ऑन, ये कमेटी फोकस करती है मेकिंग सम गाइडलाइंस। क्या बोला? मेकिंग सम गाइडलाइंस। गाइडलाइंस आपको बताई जाएंगी। साथ ही साथ बोला कि प्रमोट करना ट्रांसपेरेंसी को, यानी कि पारदर्शिता। कोई भी हेरा फेरी नहीं चलेगी। आप एक्चुअल में जो भी चीजें बनाओगे उसका ट्रू और फेयर रिलेवेंट सबूत, उसके रिपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड करोगे। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद बोला अमंग द कंपनीज, जितनी भी कंपनीज है सबके अंदर ये चीजें पाई जानी चाहिए। क्लियर है? चलिए अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से रिकमेंडेशन बताए गए हैं। तो मैं बुक्स आपको रीड करके सारे बताता हूं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। देखो, दिस कमेटी आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्टीज। इस कमेटी को 2 पार्टीज में डिवाइड किया है। पहली पार्टी वो है जो मैंडेटरी है, दूसरी पार्टी वो है जो नॉन मैंडेटरी है। मैंडेटरी वो कमेटी यानी कि जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन रिकमेंड जो हुए हैं वो हर एक कंपनी फॉलो करेगी, वो मैंडेटरी पार्ट में आता है। और जो रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसा है कि आप नेगोशिएट कर सकते हो, जिसको आप बोल सकते हो कि जाने दो यार, छोड़ो इसको, वो नॉन मैंडेटरी में आता है। ठीक है, बट हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो है मैंडेटरी, यानी कि वो रिकमेंडेशन गिवन है जो कि मैंडेटरी कमेटी के द्वारा। तो मैंडेटरी में वो कमीशन जो नारायण मूर्ति कमेटी ने गिवन दिए हैं
और हर कंपनी को उसको फॉलो करना है। पहला आता है यहाँ पर ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी ये कहती है कि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी के, ऑडिट रिपोर्ट है, वो सारी की सारी एक क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली यानी कि हर एक आधे साल में आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट्स वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह शो करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। कह रहा है जो कमेटी है वो मैनेजमेंट और फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड वर्क को परफॉर्म करेगी एक कंपनी के अंदर। उसके बाद लिखा है कि जो कमेटी है वो फाइनेंशियल लिटरेट का भी ध्यान रखेगी और कह रहा है एटलीस्ट 1 मेंबर शुड बी एक्सपर्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कह रहा है एक आदमी इसका कोई भी अकाउंटिंग में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ऑडिट कमेटी का कोई भी एक पर्सन, जो 3 पर्सन है उसमें से एक आदमी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उनको, जब भी तो वो आगे काम करेंगे जब एक नॉलेजेबल होगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है रिस्क मैनेजमेंट। ये रहा सेकंड पॉइंट। रिस्क मैनेजमेंट में बताया गया कि जो कमेटी है वो बोर्ड के द्वारा प्रॉपर नोटिंग करेगी हर चीज की, रिस्क कितनी है, उसकी कितनी असेसमेंट है, कितना मिनिमाइजेशन है, हर एक प्रोसीजर को वो नोट करेगी। प्रोसीजर जितने भी होगा उसको पीरियडली रिव्यू करा जाएगा, किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। उसके बाद बताया गया कि जो रिस्क है उसको कैटेगराइज कर दिया जाएगा, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे रिस्क को, जिससे क्या होगा कि कंपनी का ना रिस्क कम हो जाएगा। एक कंपनी है जब उसकी रिस्क को डिवाइड कर दिया जाएगा तो रिस्क कम हो जाएगा। तो पहला पार्ट है इकोनॉमिक, कि रिस्क को इकोनॉमिक पोर्शन में अलग कर दो। दूसरा पॉइंट है जर्नल, फिर है ग्लोबल, फिर है पॉलिटिकल, फिर है इंडस्ट्रियल रिस्क और एटसेट्रा। इस तरीके से रिस्क को अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, रिस्क कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि आईपीओ जिसको बोला जाता है। कह रहा है आईपीओ जो है ये मूर्ति कंपनी का यानी कि मूर्ति कम्युनिटी का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्रोसीजर जो होता है, आईपीओ जो होता है एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है मूर्ति कंपनी का, नारायण मूर्ति कंपनी का। इस कंपनी में डिस्क्लोज करी जाएंगी कंपनी से रिलेटेड सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जैसे कि सेल्स, रेवेन्यू, कैपिटल कितनी है, असेट्स से रिलेटेड और एटसेट्रा। ये 4 इंफॉर्मेशन, कौन सी, सेल्स, रेवेन्यू और असेट्स और कैपिटल, ये 4 तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर करी जाएगी। ठीक है। आईपीओ के अंदर लिखा है इसका जो प्रोसीजर होगा वो स्टेटमेंट्स ऑफ फंड को यूटिलाइज करके अपने ऑफर करेगा ऑडिट्स पे। ठीक है। और यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑडिट की। ठीक है, आईपीओ की जितनी भी है। अगला पॉइंट आता है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या कह रहा है दिस कमेटी सजेस्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये कमेटी सजेस्ट करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को शुड ले डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजमेंट एंड इट्स मेंबर, यानी मैनेजमेंट और मेंबर्स के बीच में एक अच्छा तालमेल होना चाहिए, तभी कंपनी आगे रन करेगी। कह रहा है इसके अंदर आप अपलोड करोगे कंपनी की वेबसाइट पर एक क्वार्टरली बेसिस पर, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी कहाँ डिस्क्लोज होगी, वेबसाइट पर। कैसे डिस्क्लोज होगी, क्वार्टरली बेसिस पर, यानी कि एक क्वार्टरली जो सेट करा गया 3 मंथ 4 मंथ का टाइम पीरियड, उसके दौरान या 6 मंथ में, हाफ ईयरली में आपको वो डिस्क्लोज करनी है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको एक्सेस लेंगे और वहां पर उसको वर्क करेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट आता है डायरेक्टर। अगला पॉइंट क्या है, डायरेक्टर। तो कहता है डायरेक्टर जो है उनके लिए भी कुछ फॉलोइंग रिकमेंडेशन बनाई गई है, जैसे कि जो डायरेक्टर है, कह रहा है कमेटी के जो डायरेक्टर हैं वो कंपनसेट करेंगे सारे डायरेक्टर्स, जिसमें नॉन डायरेक्टर्स भी हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव और दूसरे डायरेक्टर यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी शामिल हैं। और जितने भी बोर्ड्स हैं वो अप्रूव करेंगे शेयर होल्डर्स की एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जितने भी कंप्लायंसेस होंगे और जितने भी रिकमेंडेशन होंगे उन सबको, किसमें, एजीएम के अंदर। फिर देखा अगला पॉइंट कि डायरेक्टर्स जो हैं वो अपने अंडर में अपॉइंट होंगे, किसके अपॉइंट करे गए होंगे, डायरेक्टर जो है वो शेयर होल्डर के द्वारा बनाए गए होंगे। शेयर होल्डर्स यानी कंपनी के मालिक, कंपनी के ऑनर जो अपॉइंट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है। फिर कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या होगा, कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रोसीडिंग करेंगे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें कंपनी की सब्सिडीज चेक करेंगे और साथ ही साथ जो भी कंपनी के कस्टमर सर्विसेज है या जो भी प्रोवाइडर्स है कंपनी के, तो सप्लायर वगैरह हो गए, इंटरनल हो गए, एक्सटर्नल हो गए, बैंक इंस्टीट्यूशन वगैरह हो गए, तो उनको एनुअल रिपोर्ट्स जो हैं वो डिस्क्लोज करेंगे। ये काम होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कमेटी के अंदर। ठीक है। अगला पॉइंट आता है विसल ब्लोइंग। लास्ट पॉइंट है हमारा विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग में बताया गया है कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंपनी कोई भी ऐसी वायलेंट काम ना करे जो कमेटी के नोटिस में आ जाए। कह रहा है कंपनी जो है एक
ऐसी कोई भी अनएथिकल एक्टिविटी या कोई भी इम्प्रॉपर प्रैक्टिस करने की कोशिश ना करे किसी कंपनी में, जो कि एक कमेटी को डायरेक्टली वॉयलेट के रूप में रखा जाएगा वरना। ठीक है, तो कह रहा है विसल ब्लोअर का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप कोई भी अनएथिकल या रॉन्ग डूइंग जैसी एक्टिविटी करते हो जो कि कंपनी में नहीं होनी चाहिए, वैसी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो कंपनी को साफ लीगल नोटिस भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैसी एक्टिविटी नहीं होगी। विसल ब्लोअर इसलिए रखा जाएगा कंपनी में ताकि वो एक्टिविटी रोकी जा सके। ठीक है, तो ये थे मैंडेटरी रिकमेंडेशन, यानी कि जो नारायण मूर्ति कमेटी ने दिए थे कि ये मैंडेटरी चीज तो कंपनी में होगी होगी। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं नॉन मैंडेटरी की कौन कौन सी चीजें नहीं होगी। तो कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि जो भी परफॉर्मेंस है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के द्वारा या फिर पीर ग्रुप्स के द्वारा वो बोर्ड में एंटर करेगी। ठीक है, बोर्ड में उसको रखा जाएगा उस मीटिंग को। ये नॉन मैंडेटरी है, जरूरी नहीं है वैसे तो। दूसरा कह रहा है कि सेबी के द्वारा रूल्स या गाइडलाइंस का डिस्क्लोज करा जाएगा सिक्योरिटी एनालिटिक्स को लेकर। ठीक है, ये रहा सिक्योरिटी एनालिटिक्स को लेकर जितने भी डिस्क्लोज करे जाएंगे रिपोर्ट वगैरह को, वो सेबी के द्वारा करा जाएगा। सेबी को एक ऐसा रूल भी बनाना चाहिए जहां पर अपनी रिपोर्ट्स को डिस्क्लोज करा जा सके सिक्योरिटी एनालिटिक्स को लेकर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगला पॉइंट। चलिए इसके बाद के पॉइंट में अभी लिखवाता हूं, अभी उतार लेना। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। चलिए फिर शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो भाई अगला टॉपिक आता है CII इनिशिएटिव क्या होता है। CII इनिशिएटिव जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने लाया था। वो इसलिए लाया था इन्होंने, गवर्नमेंट ने, ताकि हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं, जो हमारी कॉर्पोरेट रेलिवेंट जो हमारी टीम है, जो भी हमारी कंपनी को संभालती है या जो हमारी कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं लोग, उन लोगों के और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके, है ना, और ज्यादा अच्छे से काम कर सके बेहतरीन तरीके से। बेसिकली उनका मोटिव इसको लाने का ये था कि कॉर्पोरेट जो है वो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बन जाए। तो बस इसीलिए CII इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस करा गया। इसके अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर लिखा है, इसका मतलब होता है CII का मतलब होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है जब इंडियन इंडस्ट्री में कुछ चेंज आता है, बदलाव आता है, उसको कॉन्फेडरेशन बोलेंगे। ठीक है, कह रहा है कॉन्फेडरेशन जब इंडियन इंडस्ट्री में कुछ बदलाव आ रहा है उसको CII बोला गया है। कह रहा है ये एक ऐसी इंस्टीट्यूट होता है या बोल सकते हो एक ऐसी संस्था होती है, चैरिटी होती है, NGO होता है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, इसका बिजनेस मॉडल कैसा होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि इज ए नॉन प्रॉफिट एंड नॉन गवर्नमेंट। कह रहा है कि ये सरकार की होती है, सरकार के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन इसके बनाए गए हैं, बट सरकार के खाते में कोई भी राजकोष में इसका पैसा वगैरह नहीं जाता है। ठीक है, सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री है और ये नॉन प्रॉफिट मानी जाती है CII इनिशिएटिव। कह रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी गई थी 1895 में, जब इंडस्ट्री का इवोल्यूशन हुआ था। सबसे पहले जो एक्ट बना था वो यही बना था 1895 के अंदर, इंडस्ट्रीज के लिए, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको बढ़ावा देने के लिए, ताकि इंडस्ट्रीज अच्छे तरीके से डेवलप कर सके, ग्रोथ कर सके इकोनॉमी। इसीलिए CII को लाया गया था। कह रहा है इट नोन विद द नेम ऑफ इंजीनियरिंग एंड आयरन ट्रेड एसोसिएशन। इसको पहले किसी दूसरे नाम से बोला जाता था जो कि सबको पता है। वो नाम क्या था, वो है इंजीनियरिंग एंड आयरन ट्रेड एसोसिएशन। मतलब कि ये लोहा व्यापारी जिसको बोलते हैं ना, कि एक जगह से दूसरी जगह आप अपने लोहों में या फिर आप किसी ऐसे हैवी मटेरियल्स में डीलिंग करते हो, तो उस तरीके के डीलिंग वगैरह करती थी इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसको छोटे शॉर्ट फॉर्म में बोल रखा है EITA, यानी इंजीनियरिंग आयरन ट्रेड एसोसिएशन। इसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया था 1985 में, फिर इसका नाम CIA रख दिया था। CII कमेटी अपॉइंट इन 1997, इसको अपॉइंट कब किया गया, 1997 के अंदर ही आई, फॉर इनिशिएटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जब ये देखा गया कि बहुत सारे स्कैंडल्स आ रहे हैं, तब इसको जाकर लागू करा गया था। ठीक है, ताकि और ज्यादा कंपनी का हरासमेंट ना हो सके, कंपनी ज्यादा डूबे ना, इस वजह से। यहाँ पर मैंने नीचे कुछ इसके मेन फीचर्स भी लिखे हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में फिक्स है। इसका हेडक्वार्टर अपनी नई दिल्ली में फिक्स है, और इसके प्रेसिडेंट जो है वो विक्रम किर्लोस्कर है। कौन है इनके प्रेसिडेंट, विक्रम किर्लोस्कर। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ CII इनिशिएटिव। कह रहा है ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं CII के, तो ऑब्जेक्टिव में लिखा है टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स। पहला ऑब्जेक्टिव कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। दूसरा, प्रमोट करना ट्रांसपेरेंसी को, यानी कि पारदर्शिता को प्रमोट करना। ट्रांसपेरेंसी यानी कि हर एक डेटा को पूरी तरीके से फेयर और ट्रूथ बेसिस पे डिस्क्लोज करना। फिर लिखा है विद द बिजनेस एंड इंडस्ट्री, चाहे वो बिजनेस के तौर पर हो या फिर वो इंडस्ट्री के तौर पर हो। अगला पॉइंट है डेवलपिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस डेवलप
डेवलप करना। जब आप लोगों को दिखाओगे फेथ, जब आप लोगों को दिखाओगे कि हम ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं, सही क्वालिटी यूज कर रहे हैं, तो लोग आपके साथ और ज्यादा अप्रोच करेंगे, जुड़ना चाहेंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे। तो इसीलिए पब्लिक का फेथ बोला कि डेवलप करना है आपको, कॉन्फिडेंस, पब्लिक का फेथ इन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज दोनों में। ठीक है, अगला पॉइंट आता है उसके बाद रिकमेंडेशन बाय CII। CII के द्वारा कुछ रिकमेंडेशन रखी गई है जो हर एक कॉर्पोरेट में फॉलो करी जाती है आज भी। तो पहली है, देयर इज नो नीड ऑफ अडेप्ट जर्मन 2 टायर मॉडल। मैंने आपको जर्मन 2 टायर मॉडल पढ़ाया था सेकंड चैप्टर के अंदर, ये थर्ड में आपने पढ़ा होगा, मैंने इसी वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था। 2 टायर मॉडल क्या कहता है? 2 टायर मॉडल कहता है उसमें एक होता है सुपरवाइजरी बोर्ड और दूसरा होता है मैनेजियल बोर्ड। तो सुपरवाइजरी और मैनेजियल, इन दोनों में से 2 टायर बोर्ड का जो मॉडल है चैप्टर 1 में, उसको जर्मन मॉडल बोला गया है। इसमें 2 टायर बोर्ड होता है। और ये जो हमारा CII है ना, ये कहता है कि एक टायर मॉडल से भी काम चल सकता है, तो आप 2 टायर मॉडल को लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो सुपरवाइजरी लगा दो या मैनेजमेंट बोर्ड लगा दो, आप एक टायर भी लगाओगे तो काम चल जाएगा पूरी इनिशिएटिव तरीके से। तो लिखा है एक सिंगल बोर्ड जो होता है वो परफॉर्म अच्छे तरीके से कर रहा है, वेल मैक्सिमाइज हो रही है लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर की वैल्यू का, तो आपको एक टायर मॉडल का यूज करना चाहिए, ना कि 2 टायर मॉडल का। ठीक है, तो ये बोला गया है। अगला पॉइंट आता है मीटिंग। कह रहा है कि CII की एटलीस्ट 6 मीटिंग होनी चाहिए पूरे साल में। पूरे साल में 6 मीटिंग, यानी कि लिखा है मैंने 6 टाइम्स इन अ ईयर। और कह रहा है एट द इंटरवल ऑफ 2 मंथ्स, यानी कि हर एक मीटिंग के बाद 2 महीने का गैप होना चाहिए। यानी साल में 6 मीटिंग, मतलब 12 महीने में हर 2-2 महीने बाद मीटिंग होनी जरूरी है। ठीक है, फिर लिखा है लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं इसके अंदर, उसका टर्नओवर जिनका 100 करोड़ से ज्यादा का है, जिन कंपनी का लिस्टेड अकाउंट है और जिन कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से 100 CR से ज्यादा है, उन कंपनी को अपने पास एक प्रोफेशनल और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को हायर करना पड़ेगा। प्रोफेशनल डायरेक्टर वो डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव वो डायरेक्टर जिनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए अपनी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। ऐसे डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ेगा जिनका CR 100 करोड़ से ज्यादा, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है और जो लिस्टेड है सेबी के अंदर। अगला पॉइंट आता है, अगर कोई चेयरपर्सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, यानी जैसे कंपनी है, इस कंपनी का जो चेयरपर्सन है या चेयरमैन है वही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो एटलीस्ट 30% और अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को हायर करना पड़ेगा, कंपनी को रखना पड़ेगा। और अगर मान लो कि इसका चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD हो गया और जो चेयरपर्सन है वो दोनों एक ही हैं, है ना, दोनों एक ही हैं, तो फिर आपको कम से कम 50% जो है, बोर्ड कहता है आपको 50% जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा कंपनी के अंदर। 2 चीजें मैंने बताई, मैंने एक बताया 30% का केस, एक बताया 50% का केस। देखो 30% में क्या है, अगर मान लो इसको आप ऐसे समझो, ये एक आदमी है, ये आपका 30% का केस बता रहा हूं। पहले 30% में क्या है, 30% में मान लो ये आदमी है आपका, ये है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कंपनी का एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है, और ये जो है आपका चेयरपर्सन भी है। अगर यही चेयरपर्सन भी है और यही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है, तो इसके सिवा और अदर जो लोग होंगे उसमें आपको 30% और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को हायर करना पड़ेगा। दूसरा केस मैंने बताया सेकंड, कि अगर आपका कोई पर्सन जो कि चेयरमैन है, चेयरपर्सन है और साथ ही साथ वही आपका मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्लस वो MD भी है, चेयरपर्सन और MD दोनों ही एक ही व्यक्ति है, सेम पर्सन है, अगर वो सेम पर्सन है तो फिर आपको पूरे के पूरे 50% जो लोग हैं ना वो हायर करने पड़ेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के। ठीक है, समझ आए दोनों केस। अगर 30% हायर करना चाहते हो तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एज अ चेयरपर्सन होना चाहिए, 50% हायर करना है अगर आपको तो आपका चेयरपर्सन और MD जो है वो सेम पर्सन होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि मैक्सिमम डायरेक्टरशिप जो होती है वो होती है एटलीस्ट 10 कंपनी। एक आपका डायरेक्टर जो होगा वो एटलीस्ट 10 कंपनियों को संभालता होना चाहिए, यानी कि 10 कंपनियों में एज अ डायरेक्टर वो अपॉइंट हुआ हो तभी हम उसको डायरेक्टर मानेंगे। अगर उससे ज्यादा कंपनी वो एग्जीट करता है या फिर ज्यादा कंपनी में जाता है, वैसे तो वो ज्यादा कंपनी में जाएगा तो उसको डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ठीक है, और वो जा ही नहीं सकता। तो 10 कंपनी तो कम से कम उसके पास होनी चाहिए। और लिखा है उसके पास कुछ प्रोफेशनल नॉलेज भी होनी चाहिए अपनी स्पेशलाइज्ड स्किल को लेकर, चाहे उसको फाइनेंशियल नॉलेज हो चाहे उसको मैनेजमेंट नॉलेज हो, तो दोनों में से कोई एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज उसके पास पर्टिकुलर फील्ड में होना जरूरी है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट आ गया है जिसका नाम है सेबी, SEBI।
सेबी की रेगुलेशन लिस्ट 2015 को समझते हैं। क्या सेबी ने अपनी लिस्ट के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करी है 2015 में, ठीक है। हाँ, तो सेबी की जो लिस्ट है जिसको हम बोलते हैं LODR यानी कि लोडर, तो जो सेबी की लोडर है यानी कि लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, तो ये जो लोडर है सेबी ने रेगुलेशन के अंदर पास करा था 2015 के अंदर लोडर स्कीम को। लोडर स्कीम क्या थी समझते हैं। कह रहा सेबी ने लोडर रेगुलेशन पास करा था 2015 में। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें वो सारी की सारी सिक्योरिटीज जो हमारी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड है उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत होती है। कह रहा है ये एक ऐसी फर्स्ट इमीडिएट कमेटी है जिसको बोल सकते हैं पार्टी ट्रांजैक्शन, जो पहला पार्टी ट्रांजैक्शन है जो पास करा गया था एक स्पेशल पार्टी के द्वारा। और सेकेंडली इसका काम था कि जितने भी शेयर होल्डर्स वगैरह हैं उनकी पब्लिक सर्टेन कंडीशंस पर निगरानी रखना, सुपरवाइजरी करना, ठीक है। तो ये इसके काम थे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फीचर्स क्या क्या है। तो पहले फीचर्स मैंने लिखी है, एक्ट रिलेट टू गाइडिंग प्रिंसिपल्स। पहला कह रहा है एक्ट रिलेट्स टू गाइडिंग प्रिंसिपल। गाइडिंग प्रिंसिपल कौन, जो गाइड करता है। कह रहा है कि एक आउटलाइन जो कि प्रिंसिपल बना देता है कि आपको इसी पर चलना है और इसी तरीके की पीरियोडिक जो भी डिस्क्लोजर होगा या लिस्टेड जो कंपनियां हैं जो अभी मैंने बताई लिस्टेड कंपनियां जो होगी उन लिस्टेड कंपनियों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर अपना पीरियोडिक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। टाइम टू टाइम आपको बताना पड़ेगा, कंपनी की टर्नओवर वगैरह आपको दिखानी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट है रिलेट टू कॉमन ऑब्लिगेशन। सेकंड पॉइंट है रिलेट टू कॉमन ऑब्लिगेशन। इसमें बताया गया है कि जितने भी जर्नल ऑब्लिगेशंस हैं रिलेटेड किसके रिलेटेड, कंप्लायंसेस ऑफिसर के रिलेटेड या कोई भी रजिस्ट्रेशन या फाइलिंग से रिलेटेड, वो सारी की सारी जनरल ऑब्लिगेशंस वगैरह को फुलफिल करना पड़ेगा। तीसरा है रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन। रिलेटेड टू स्पेसिफिक, ये लाइन लगी है यानी कि ऑब्लिगेशन सेम है। तो इसका मतलब है कह रहे जितनी भी ऑब्लिगेशन है जो स्पेसिफिक काइंड की होती है, जो सिक्योरिटी को लेकर है या कोई भी लिस्टेड है अदर कोई भी अलग चैप्टर्स में, ठीक है, वो सारी ऑब्लिगेशन फॉलो करनी पड़ेगी। अगला आता है रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अगर मान लो लोडर जो है उसके पास ये रेगुलेशन है, रेगुलेट करेगा कि जितने भी प्रोविजंस हैं उसमें जितने भी सिक्योरिटीज को लेकर जो भी प्रोविजन बनाए गए हैं उसको फुलफिल करना होगा। उसके बाद अगला प्रोविजन, अगले यहाँ पे लिखा है कि कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जितने भी प्रोविजन लिस्टेड है वो सारे फुलफिल करने पड़ेंगे। एक लिस्टेड एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा सिंपल तौर पर, जो कि होगा कंपनीज के बीच में, और कंपनी हर 6 महीने पर नोटिफाई करेगी कि जो भी कंपनी ने टर्नओवर रखा है या जो भी कंपनी के डिस्क्लोजर हैं वो हर 6 महीने पर लोडर में पेश किए जाएंगे, यानी कि सेबी को पेश किए जाएंगे, ठीक है। तो ये था एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टॉक एक्सचेंज के प्रति। तो ये सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। अब आगे इसके पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके प्रिंसिपल्स, डिस्क्लोजर और ऑब्लिगेशंस वगैरह वगैरह, और राइट्स ऑफ शेयर होल्डर हम आगे पढ़ेंगे। पहले आप इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे नोट डाउन करवा देता हूँ। तो अब हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो भाई अगला टॉपिक आ गया, जैसे मैंने अभी आपको बोला, प्रिंसिपल्स गवर्निंग डिस्क्लोजर एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड कंपनी। तो हम ये सीखने वाले हैं, ठीक है। कह रहा है प्रिंसिपल गवर्नेंस बताएंगे, डिस्क्लोजर, ऑब्लिगेशन, जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उनके अंदर ये सारी चीजें होनी मैंडेटरी है। अब यहाँ पर सेबी ने जो लिस्टेड बताई थी 2015 के अकॉर्डिंग, उसमें जो जो चीजें उसने डाली है टेबल में वो यहाँ पर शो कर रहा हूँ मैं आपको। पहली टेबल में शो कर रहा है पॉइंट एक्यूरेसी, यानी कि कंपनी जितनी भी होनी चाहिए जो भी सेबी द्वारा लिस्टेड है उसमें एक्यूरेसी पानी चाहिए। एक्यूरेसी मतलब होता है कि जितनी भी तरीके की इंफॉर्मेशन है जो भी डिस्क्लोज करी जाएगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंडर में करी जाएंगी। जितनी भी एनुअल ऑडिट्स हैं वो कंडक्ट करवाई जाएंगी किसके द्वारा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए या इंडिपेंडेंट या फिर क्वालिफाइड ऑडिटर होना चाहिए, इनके द्वारा एक्यूरेसी रिपोर्ट तैयार करी जाएगी। तो पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट आता है ट्रुथफुल। कह रहा है जितनी भी मिसगाइडिंग इंफॉर्मेशन है शुड नॉट बी शेयर्ड, उनको कभी भी शेयर नहीं करा जाएगा। फर्म जो है वो इंश्योर करेगी पहले इंफॉर्मेशन जो शेयर करी गई है स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा क्या वो ट्रूथ है या फिर वो एक्यूरेट बेसिस पर बनाई गई है या नहीं बनाई, पहले सेबी चेक करेगी, उसके बाद उसको आगे प्रोसीड करा जाएगा। अगला पॉइंट है टाइमलाइननेस। टाइमलाइननेस मतलब है टाइमलाइनली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर शुड बी इंश्योर्ड बाय द फर्म। कह रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन फर्म के द्वारा डिस्क्लोज करी जाएगी वो एक टाइम पीरियड के दौरान डिस्क्लोज करी जाएगी, जिसका एक मैंडेटरी टाइम पीरियड होना जरूरी है।
अगला है क्लैरिटी। इंफॉर्मेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि कोई भी ऑडिटर या कोई भी जो आपका स्टेटमेंट चेक कर रहा है, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, मैनेजमेंट हो, एमडी हो, वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके, समझ में आए, ऐसी रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। अगला पॉइंट है कंप्लाइंस। फर्म को रिक्वायर्ड होगा किसी भी लॉ या कानून के तहत अपने रेगुलेशंस को पूरा करना, और सेबी यानी कि स्टॉक ऑफ एक्सचेंज के द्वारा जितने भी रिक्वायर्ड कंप्लाइंसेस है, रूल्स हैं, वो भी पूरे फुलफिल करने पड़ेंगे, कंप्लाइंसेस के अंडर में आता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट। अगला पॉइंट है परफॉर्मेंस, यानी कि पीरियडिक तौर पे जितनी भी परफॉर्मेंस डिस्प्ले करी जाएगी वो सारी इंफॉर्मेशन कैसे आई होगी, वो हेल्प ऑफ इन्वेस्टर से मिली होगी या फिर उसको आपने ट्रैक करा होगा फर्म की परफॉर्मेंस से। तो इस तरीके से आपको पीरियडिक रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है। अगला पॉइंट आता है राइट्स ऑफ शेयर होल्डर। मैंने अगला पॉइंट मेंशन कर दिया, राइट ऑफ शेयर होल्डर्स। इसके 3 पॉइंट है, बुक में लिखे हैं। पहला पॉइंट आता है द शुड बी गिवन टू राइट वोट ऑफ जनरल मीटिंग। जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको राइट होगा जनरल मीटिंग में यानी एजीएम के अंदर वोट डालने का। दूसरा कह रहा है टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, हर एक कॉर्पोरेट चेंजेस की उनको जानकारी रहेगी। तीसरा पॉइंट कहता है कि जो शेयर होल्डर्स होंगे वो इनकरेज करेंगे क्वेश्चन को आस्क करने के लिए जनरल मीटिंग में, और कोई भी अगर जनरल मीटिंग कर रहा है तो उसका कोई एजेंडा होगा, वो ये होगा कि जो भी कोई क्वेश्चन पूछा गया है, प्रॉब्लम है कोई, तो वो एजीएम के अंदर सॉर्ट कर लिया जाए। ठीक है। अगला पॉइंट है मैकेनिज्म को एड्रेस किया जाएगा और जितनी भी ग्रीवेंस है शेयर होल्डर के प्रति वो सारी की पुष्टि करी जाएगी। ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, चाहे कोई इनसाइडर हो या कोई आउटसाइडर हो। शेयर होल्डर्स के शेयर कितने भी हो, चाहे किसी के कम है किसी के ज्यादा है, हर किसी को इक्वली मैनर में ट्रीट किया जाएगा, सबका एजीएम में वोटिंग राइट होगा। अगला पॉइंट आता है रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स के रोल समझ लेते हैं। रोल ऑफ स्टेक होल्डर, पहला रोल है कि इनको राइट होगा रिकॉग्नाइज करने का। दूसरा है ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं विशल ब्लोइंग मैकेनिज्म्स, यानी कि वो लोगों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसे लोगों को जो विशल ब्लोइंग होते हैं, यानी कि जो गलत काम के प्रति आवाज उठाते हैं। ठीक है, एक तरह से एक्टिविस्ट टाइप के। अगला पॉइंट है कि टाइमली रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी हमेशा स्टेक होल्डर्स को उनके द्वारा। ठीक है। अगला पॉइंट है डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। कह रहा है कि जितनी भी जनरल मीटिंग होगी उनके अंदर रिकॉर्ड होएगा जो भी चीजें आप स्टेटमेंट के तौर पर कहोगे, और उसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड बोर्ड्स है वो ये भी सेट करेगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करी है वो डिस्क्लोज करी है वो एकदम इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, एक्यूरेट और करेक्ट बेसिस पर होनी चाहिए। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट बेसिस पर डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, वो भी रिपोर्ट के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग जिसको बोलेंगे। अगला पॉइंट आता है रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड। मैंने यहाँ पे मेंशन करा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड की, कह रहा है इसकी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। पहला पॉइंट है डिस्क्लोज करना इन्फॉर्मेशन को, जितनी भी ट्रांजैक्शनल इन्फॉर्मेशन है या जो मटेरियल इंटरेस्ट है जो भी एजीएम में जरूरी है इंटाइटी के प्रति वो सारा डिस्क्लोज करना। और दूसरा आता है इसके की फंक्शंस क्या क्या होंगे, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। पहला है गाइडेंस प्रोवाइड करना, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक बनाना, रिव्यू करना और अपने सेटिंग्स करना, वैल्यू को, कल्चरल को, एग्जीक्यूटिव्स को सेटिंग करना और अपने डिसीजंस लेना, गुड फेथ रखना और इंटरेस्ट बनाए रखना कंपनी में पब्लिक का। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखना और ऑनेस्टी रखना, स्टेक होल्डर्स के बीच में फेयरली मन मुटाव नहीं करना, कॉपरेशन रखना और जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, सबॉर्डिनेट है, उनके बीच में एक फेयरली रिलेशन रखना। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स को सेट करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम है। ठीक है। अगला पॉइंट है कमेटी कोटक के द्वारा। कोटक कमेटी अपना पॉइंट का लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, कोटक कमेटी 2017। कोटक कमेटी को बनाया गया था जब कोटक बैंक की स्थापना करी गई थी, जब कोटक बैंक वगैरह आए थे तो कोटक कमेटी को वहां पे रिजोल्यूशन के लिए बनाया गया था कि जहां पर किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, कोई भी म्यूचुअल डिस्प्यूट्स होते हैं या फिर कोई भी स्कैंडल होते हैं, स्कैम्स होते हैं, तो उनको बचने के लिए कोटक कमेटी को लाया गया था। पहले के टाइम पर यानी कि चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसीज को, रूल को वॉयलेट करा गया था, ऐसे बड़े बड़े स्कैंडल्स पढ़े थे हमने, जिसमें पहला था मैक्सवेल का, दूसरा बीसीसीआई का था, तीसरा था वर्ल्डकॉम का, सत्यम वाला आपने कांड देखा होगा, सत्यम कंप्यूटर का। ठीक है, तो इस तरीके के जो स्कैम्स होते हैं उनसे बचने के लिए कोटक कमेटी ने एक कॉन्स्टिट्यूट करके सेबी के द्वारा, मतलब कि बातचीत करके प्रोसीजर बना के सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा 2017 के अंदर अपना एक कोटक कमेटी को लॉन्च किया, कोटक कमेटी का प्रोसीजर प्रस्ताव रखा। अब ये कोटक कमेटी के जो चेयरपर्सन है या फिर जो कह सकते हो चेयरमैन है इसके, उनका नाम है मिस्टर उदय कोटक। मिस्टर उदय कोटक के द्वारा 2017 में इसको पारित करा गया था। ठीक है, मतलब जो इनके चेयरपर्सन है, ये तो उनके चेयरपर्सन है और सेबी के द्वारा इसको पारित करा गया था।
आगे हम बात करते हैं इसकी रिकमेंडेशन की, कि इस एक्ट के अंदर, इस कमेटी के अंदर कौन सी चीजों को रिकमेंड करा गया था, क्या क्या चीजें इसमें प्रस्ताव में रखी गई थी। पहला है डायरेक्टर। इसमें बताया गया है कि जो कमेटी होगी वो एनुअल डायरेक्टर की रिपोर्ट को जस्टिस करेगी, उसको चेक करेगी, और एक्सपर्टीज जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होनी चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि कंपनी के वो लोग जो शेयर होल्डर्स के द्वारा अपॉइंट करे जाएंगे, कंपनी की अफेयर्स को और कंपनी के जितनी भी एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं बोर्ड मेंबर की, वो यहाँ पर अच्छे से डिस्क्लोज होगी। दूसरा पॉइंट आता है बोर्ड। बोर्ड होगा जो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखकर। एक लिस्टिंग ऑब्लिगेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बना दी जाएगी, एक चार्ट बना दिया जाएगा सेबी के द्वारा, जहां पर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन कर दिया जाएगा कि किस किस को आप यहाँ पर एलिजिबल मान सकते हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज अ रूप में। ठीक है, कह रहा है एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी निकाला गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लेकर, इस बात को लेकर कि जो भी ऐसे पर्सन है जो कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट होना चाहते हैं, कह रहा है वो प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा नहीं होने चाहिए। अगर कोई प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा है तब उसको एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर घोषित नहीं माना जाएगा। तीसरा आता है नॉमिनेशन और रिम्यूनरेशन। कह रहा है कंपनी ने ये आइडेंटिफाई करा कि कुछ ऐसे पर्सन है जो सीनियर मैनेजमेंट रोल के लिए बहुत सुटेबल होने चाहिए। ऐसे पर्सनों को सीनियर मैनेजमेंट का रोल मिलना चाहिए जो बिल्कुल अच्छे हों, जिनको एक्चुअल में फाइनेंस की नॉलेज हो, जिनको अकाउंटिंग की नॉलेज हो, मैनेजमेंट की नॉलेज हो। इनमें से कोई एक स्पेशलाइज्ड जो फील्ड है, उनके पास अगर कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज है अपनी फील्ड का, तभी उनको अपॉइंट किया जाएगा एज अ इसके द्वारा सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा। कमेटी ने कुछ गाइडलाइंस निकाली कि किस तरीके के लोगों को अप्रूवल नहीं मिलेगा, रिमूव कर दिया जाएगा, उनकी सैलरी पेमेंट नहीं करी जाएगी सीनियर मैनेजमेंट के तौर पर। कंपनी ने बोला कि 50% मेंबर ऑफ कमेटी, यानी कि 50% कमेटी के मेंबर जो हैं वो एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में काम करेंगे। कंपनी में कम से कम 50% लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। आगे बताया गया, आगे है अगला पॉइंट, कहाँ गया, ये रहा। नॉमिनेशन एंड डेमोनेशन के बाद अगला पॉइंट आता है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी में ये इवैल्यूएशन करा गया और ये पाया गया कि जो पेरेंट कंपनी है, यानी कि जो कंपनी पेरेंट कंपनी है, उन कंपनी की टोटल एक्सीडिंग 100 करोड़ से ज्यादा अगर होगी, यानी कि अगर कंपनी पेरेंट है और कंपनी की टर्नओवर एनुअली 100 करोड़ से ज्यादा है, तो उसको अपना 10% जो हिस्सा होगा वो असेट के रूप में, या फिर जो लोअर हिस्सा होगा उसको असेट के रूप में सब्सिडरी करना पड़ेगा, यानी कि उसको सेव करके रखना पड़ेगा इन फ्यूचर के लॉसेस के लिए। अगला पॉइंट आता है उसके बाद सिक्रेटरियल ऑडिट। सिक्रेटरियल ऑडिट का मतलब होता है कि जो लिस्टेड कंपनी है, जो भी कमेटी के द्वारा लिस्टेड करी गई है, और या फिर जो रेगुलेशन 24A के अंदर बनाई गई है लॉडर के द्वारा, LODR, अभी मैंने पढ़ाया था सेबी के अंदर लॉडर, तो लॉडर या फिर रेगुलेशन 24A के अंदर जो भी लिस्टेड कंपनियां बनाई गई है, उन कंपनियों को सीक्रेटली ऑडिट करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम, उनको ऑडिट की रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी टाइम टू टाइम। ठीक है, अगला पॉइंट आता है उसके बाद सीक्रेटली ऑडिट के बाद रिलेटेड पार्टीज। जो भी रिलेटेड पार्टीज होंगी, कास्ट नेगेटिव वोटेड ऑन द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी मैटर। कह रहा है जितनी भी रिलेटिंग पार्टी होगी उन सबको ये राइट होगा कि वो बिना किसी भेदभाव के, किसी भी नेगोशिएट के वो वोट डाल सकती है एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में, किसके बिहाफ पर, शेयर होल्डर्स के बोलने पर। कह रहा है बट उनको रिलेटेड पार्टी मैटर्स के अंदर ही इन्वॉल्व करा जाएगा, अदरवाइज अदर मैटर में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। अगला उसके बाद यहाँ पर आता है डेफिनेशन ऑफ ए रिलेटेड पार्टी, कि रिलेटेड पार्टी कहाँ किसको जाता है। तो रिलेटेड पार्टी में उन लोगों को रखा गया है जो प्रमोटर लोग होते हैं या फिर जो प्रमोटर के ग्रुप में आते हैं, जिनको लिस्टेड करा गया था 20% और उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग के लिए एक कंपनी, एक एंटिटी के अंदर, और उनका हिस्सा होता है कंपनी का, कंपनी में उनका एक हिस्सा होता है प्रमोटर ग्रुप्स का, उनको एज अ रिलेटेड पार्टी भी माना जाता है। ठीक है, ऐसे लोगों को रिलेटेड पार्टी बोला जाता है। तो भाई अब इसका चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद कोई नया नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर नहीं है, आपका लास्ट पॉइंट था कोटक का। ठीक है, कोटक के क्या क्या रिकमेंडेशन थी वो मैंने आपको सारी समझा दी। और हाँ, आई होप वीडियो अब आपको पसंद आई होगी। पूरा चैप्टर नंबर 6 जो है हमने डिस्क्लोज कर लिया है अच्छे तरीके से। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि अगली वीडियो यानी कि चैप्टर 7 की वीडियो जब आएगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, बेल आइकन ऑन कर लेना। अगर किसी को भी इस बुक के नोट्स परचेज करने हो तो अब वो बच्चा कमेंट कर सकता है डिस्क्रिप्शन में, और अगर नोट्स बाय करने हैं तो जाओ सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज करो, कमेंट मत करना। नोट्स के लिए डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, बोर्ड पर मैंने लिख दिया, ये रहा।
इस नंबर पे जाके मैसेज कर देना कि सर नोट्स बाय करनी है, प्रोसेस बता दो। पीडीएफ का प्राइस है 150 रुपीज, नेगोशिएशन में 130 के अराउंड आपको नोट्स मिल जाएंगे। जाके व्हाट्सएप से पता करो और नोट्स को परचेज कर लेना इजीली। अब जाइए फटाफट, जिनको नहीं बाय करने वो अपने आप खुद से स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत आराम से बनाओ, प्रैक्टिस करो, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 लास्ट चैप्टर के साथ। अब आपका 6 चैप्टर मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। इससे पहले के चैप्टर अगर नहीं देखे ना तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जाके वो भी देख लेना बाकी चैप्टर। अब इस बुक का एक लास्ट फाइनल चैप्टर रह गया, चैप्टर नंबर 7, वो भी जल्दी डाल दूंगा। ऑलमोस्ट सिलेबस डन हो चुका है आपका। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब आप प्रैक्टिस करो।